डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोकतंत्र के गुण दोष पर चर्चा करने जा रहे हैं। जैसा कि मैंने प्रीवियस वीडियो में आप लोगों को बताया था कि मानव जाति के प्रारंभिक काल से लेकर अब तक विभिन्न प्रकार की शासन व्यवस्थाएं विद्यमान रही हैं और शासन के इन विभिन्न रूपों का मानव जाति के राजनीतिक विकास में विशेष महत्व रहा है। इस प्रकार की महत्वपूर्ण शासन व्यवस्थाओं में राजतंत्र, अधिनायक तंत्र, कुलीन तंत्र व लोकतंत्र अधिक प्रमुख हैं। वर्तमान समय की दृष्टि से सर्वाधिक महत्वपूर्ण शासन व्यवस्थाएं निश्चित रूप से लोकतंत्र और अधिनायक तंत्र ही हैं। आप लोगों को मैं पहले यहाँ बता चुकी हूँ कि लोकतंत्र का अंग्रेजी पर्यायवाची शब्द डेमोक्रेसी ग्रीक शब्द विधान के अनुसार डेमोस और क्रेटिया दो शब्दों से मिलकर बना है, जिसका तात्पर्य होता है शासन की शक्ति। लोकतंत्र की परिभाषा करते हुए भी मैंने आपको विभिन्न विद्वानों की परिभाषाएं बताई थी और उन परिभाषाओं में से तीन विशेषताएं जो बता सकते हैं वह मैंने बताई थी आपको कि लोकतंत्र जो कि जनता का प्रतिनिधित्व, जनता के हितों का रक्षण और जनता के प्रति उत्तरदायित्व रखने वाली शासन की व्यवस्था है। फिर मैंने आपको ये भी बताया था कि लोकतंत्र को राज्य के प्रकार के रूप में देखा जाता है, लोकतंत्र को सामाजिक व्यवस्था के रूप में देखा जाता है, आर्थिक व्यवस्था के प्रकार के रूप में लोकतंत्र को देखा जाता है और यह भी देखा जाता है कि लोकतंत्र जो है वह जीवन के एक विशिष्ट दृष्टिकोण को भी बताता है। तो यहाँ पर मैंने आपको जीवन के एक दृष्टिकोण के रूप में बताया था कि सबके हृदय में क्षमा, सहिष्णुता, सेवा, परोपकार, विरोधी के प्रति दृष्टिकोण के प्रति आदर भाव, मानवीय व्यक्तित्व के प्रति सम्मान और समझौते की प्रवृत्ति विद्यमान हो, ऐसा दृष्टिकोण लोकतांत्रिक दृष्टिकोण कहलाएगा। यहाँ पर चूंकि हम राजनीति विज्ञान के विद्यार्थी हैं, इसलिए लोकतंत्रात्मक शासन के भेद बताते हुए मैंने आपको बताया था कि यह दो प्रकार के भेद या रूप रखता है। पहला प्रत्यक्ष लोकतंत्र और दूसरा प्रतिनिध्यात्मक या अप्रत्यक्ष लोकतंत्र। फिर मैंने आपको यहाँ पर लोकतंत्र के मूल लक्षण या विशेषताएं बताते हुए बताया था कि इसकी जो मूल विशेषताएं हैं वह है लोक प्रभुता में विश्वास, लोकप्रिय और नियतकालिक चुनाव, लोकप्रिय नियंत्रण, लोकप्रिय प्रभाव और उत्तरदायित्व, राजनीतिक और नागरिक समानता, राजनीतिक और नागरिक स्वतंत्रताएं, व्यक्ति के व्यक्तित्व का सम्मान, मानवीय विवेक में विश्वास, बहुमत का शासन, शक्ति विभाजन, न्यायपालिका की स्वतंत्रता और संविधानवाद। ये जिस भी किसी शासन व्यवस्था में ये लक्षण होंगे वह लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था कहलाएगी। आज मैं आप लोगों को लोकतंत्र के गुण, मेरिट्स ऑफ डेमोक्रेसी के बारे में बता रही हूँ। राजतंत्रात्मक और कुलीन तंत्रात्मक शासन व्यवस्थाओं में शासन शक्ति का प्रयोग एक वर्ग विशेष के कल्याण के लिए ही किया जाता था और प्रमुख रूप से इस प्रकार के दोष को दूर करने के लिए ही प्रजातंत्रात्मक लोकतांत्रिक पद्धति की स्थापना की गई है, जिसके निम्नलिखित गुण कहे जा सकते हैं। पहला तो है देशभक्ति का स्रोत। लोकतंत्र में जनता को राजनीतिक शक्ति प्राप्त होने के कारण जनता शासन और राज्य के प्रति एक प्रकार का लगाव अनुभव करती है और निजी लगाव के इस विचार से देशभक्ति की भावना का उदय होता है। मिल ने ऐसा ही विचार व्यक्त करते हुए कहा है कि लोकतंत्र लोगों की देशभक्ति को बढ़ाता है, क्योंकि यह नागरिक अनुभव करते हैं कि सरकार उन्हीं की उत्पन्न की हुई वस्तु है और अधिकारी उनके स्वामी न होकर सेवक हैं। इसी तरीके से लेवेलिए ने भी कहा है कि फ्रांसीसी जनता क्रांति के बाद से ही फ्रांस से प्रेम करने लगी थी, जबकि उन्हें देश की शासन व्यवस्था में भाग मिला। दूसरा जो गुण है वह है क्रांति से सुरक्षा। जब शासक वर्ग द्वारा एक लंबे समय तक शासितों पर अत्याचार किए जाते हैं और इस प्रकार के अत्याचारों से मुक्ति पाने का कोई संवैधानिक मार्ग शेष नहीं रह जाता, तभी जनता द्वारा क्रांति की जाती है। लोकतंत्र में क्रांति की संभावना बहुत कम हो जाती है, क्योंकि शासक वर्ग लोकमत के अनुसार ही शासन का संचालन करता है और यदि शासक अनुचित कार्य करे तो जनता उन्हें एक निश्चित समय के बाद और विशेष परिस्थितियों में पहले भी अपदस्थ कर सकती है। गिलक्राइस्ट ने कहा है कि लोकप्रिय शासन सार्वजनिक सहमति का शासन है, अतः स्वभाव से ही वह क्रांतिकारी
नहीं हो सकता। बर्न्स के शब्दों में मंत्रियों और विधानसभाओं में बहुमत को बदलने की प्रक्रिया सामाजिक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए क्रांति का एक विकल्प प्रदान करती है। उसके बाद जो अगला गुण है वह है विचार विनिमय और समझौते की भावना उत्पन्न करना। एक देश की शासन व्यवस्था नागरिकों के व्यवहार पर बहुत अधिक प्रभाव डालती है। शक्ति पर आधारित अधिनायकवादी शासन व्यवस्था लोगों में संघर्ष की भावना पैदा करती है, तो जन इच्छा पर आधारित लोकतंत्र नागरिकों में सहिष्णुता, उदारता, सहानुभूति, स्नेह, व्यवहार, विचार विनिमय और समझौते की भावना उत्पन्न करता है। नागरिक पारस्परिक व्यवहार में अपनी प्रवृत्तियों के आधार पर श्रेष्ठ सामाजिक जीवन व्यतीत कर सकते हैं। विश्व शांति का समर्थन वर्तमान समय की सबसे बड़ी आवश्यकता है और इसे विश्व बंधुत्व पर आधारित लोकतंत्र के द्वारा ही पूरा किया जा सकता है। राजतंत्र, सैनिक तंत्र और फासिस्ट तानाशाही सरकारों में दूसरे देशों की विजय पर बल दिया जाता है और साम्यवादी सरकारें भी विस्तारवादी नीति में विश्वास करती हैं। अपनी व्यवस्थाओं में निहित आधारभूत दोषों के कारण उनके लिए ऐसा करना जरूरी होता है, किंतु लोकतंत्रीय सरकारें सह अस्तित्व की नीति में विश्वास करती हैं और सभी समस्याओं को शांतिपूर्ण ढंग से सुलझाना चाहती हैं। 20वीं सदी का यूरोपीय इतिहास और पाकिस्तान तथा चीन के साथ भारत के संबंध उपयुक्त विचारों की पुष्टि भी करते हैं। बर्क के शब्दों में लोकतंत्रीय आंदोलन शांति का आंदोलन रहा है। राजतंत्र और कुलीन तंत्र के अंतर्गत स्वतंत्रता के वातावरण का लगभग अभाव होता है और स्वतंत्रता के अभाव में विज्ञान का विकास संभव नहीं हो पाता, लेकिन लोकतंत्र में विज्ञान बहुत अधिक श्रेष्ठ रूप से विकास कर सकता है। लोकतंत्र और विज्ञान दोनों के नैतिक मूल्य एक जैसे होते हैं और सत्य के संबंध में इनका दृष्टिकोण भी एक सा ही है। दोनों का विश्वास है कि अभिव्यक्ति और प्रयोग सत्य तक पहुंचने के सर्वश्रेष्ठ साधन है। अभिव्यक्ति और प्रयोग सत्य तक पहुंचने के सर्वश्रेष्ठ साधन है। जैसे कि मेयो ने कहा है, एक स्वतंत्र समाज में वैज्ञानिक विकास की बहुत अधिक संभावनाएं होती हैं। लोकतंत्र में ही जन कल्याण की साधना की जा सकती है। लोकतंत्र में जनता के उन प्रतिनिधियों के द्वारा शासन किया जाता है जिनका चुनाव जनता एक निश्चित समय के लिए करती है। जनता के प्रतिनिधि जनता की इच्छाओं, भावनाओं और आवश्यकताओं से पूर्णतया परिचित होते हैं और उनको शासन के अधिकार इसी आधार पर प्राप्त होते हैं कि वे इसका प्रयोग जनता के हितों और इच्छाओं के अनुसार करेंगे। शासकों के जनता के प्रति उत्तरदायी होने के कारण उन्हें जनता के हितों के प्रति सजग रहना पड़ता है। इस प्रकार लोकतंत्र का सबसे बड़ा गुण यह है कि इसमें शासन आवश्यक रूप से लोक कल्याण के लिए ही होता है। प्रजातंत्र किसी भी दूसरी शासन व्यवस्था की अपेक्षा अधिक कार्यकुशल होता है। इसके अंतर्गत सबसे अधिक शीघ्रतापूर्वक और आवश्यक रूप से जनता के हित में कार्य किए जाते हैं। गार्डनर ने कहा है कि लोकप्रिय निर्वाचन, लोकप्रिय नियंत्रण और लोकप्रिय उत्तरदायित्व की व्यवस्था के कारण दूसरी किसी भी शासन व्यवस्था की अपेक्षा लोकतंत्र अधिक कार्यकुशल होता है। सार्वजनिक शिक्षण भी लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था में होता है। यह न केवल एक शासन का प्रकार है, अपितु यह राज्य, समाज और आर्थिक व्यवस्था का भी एक प्रकार है, जीवन का जीने का एक दृष्टिकोण है। अतः इसके प्रयोग द्वारा जनता को प्रशासनिक, राजनीतिक, सामाजिक सभी प्रकार का शिक्षण प्राप्त होता है। राजतंत्र और कुलीन तंत्र के अंतर्गत जनता सार्वजनिक कर्तव्यों के प्रति उदासीन रह सकती है, लेकिन लोकतंत्र में मताधिकार और जन नियंत्रण के कारण जनता स्वाभाविक रूप से सार्वजनिक क्षेत्र में रुचि लेने लगती है। लोकतंत्र के इसी गुण को दृष्टि में रखते हुए बर्न्स ने कहा है कि सभी शासन शिक्षा के साधन होते हैं, किंतु सबसे अच्छी शिक्षा स्वशिक्षा है। इसलिए सबसे अच्छा शासन स्वशासन है, जिसे लोकतंत्र कहते हैं। इस गुण के कारण ही गेटल ने लोकतंत्र को नागरिकता की शिक्षा प्रदान करने वाला स्कूल भी कहा है। यह मनोविज्ञान के अनुकूल होता है।
लोकतंत्र का एक महत्वपूर्ण गुण मानवीय मस्तिष्क पर उसका स्वस्थ प्रभाव है। कोई भी शासन सारे समाज का नहीं हो सकता, लेकिन लोकतंत्र में लोगों को जो मताधिकार प्राप्त होता है, उससे उन्हें यह मानसिक संतुष्टि मिलती है कि उनके पास सरकार पर नियंत्रण रखने का एक प्रभावशाली साधन है और इस आधार पर वे शासन व्यवस्था को दृढ़ स्थायी बनाए रखने के लिए प्रत्येक संभव प्रयास करते हैं। डॉक्टर आशीर्वादम लिखते हैं कि लोकतंत्र से सरकार और जनता के बीच एक सहानुभूतिपूर्ण संबंध स्थापित हो जाता है। व्यक्ति चुपचाप स्वीकृति देने के बजाय एक सक्रिय सहयोगी बन जाता है। इसी बात को हॉकिंग ने लिखा है कि लोकतंत्र चेतन और उपचेतन मन की एकता है। लोकतंत्र में ही सबसे बड़ा गुण यह है कि व्यक्ति के व्यक्तित्व और उसके नैतिक चरित्र को उच्चता प्रदान करने वाला है। जनता को राजनीतिक शक्ति प्रदान कर लोकतंत्र उसमें आत्मसम्मान और आत्मनिर्भरता की भावना उत्पन्न करता है। जैसा कि ब्राइस ने कहा है कि राजनीतिक अधिकारों की प्राप्ति द्वारा मनुष्य के व्यक्तित्व की शान बढ़ जाती है और वह स्वभावतः उस कर्तव्य भावना के उच्च स्तर तक उठ जाता है जिसका पालन उसे राजनीतिक अधिकारों की प्राप्ति के कारण करना पड़ता है। जे.एस. मिल ने कहा है कि यह किसी भी अन्य शासन की अपेक्षा उच्च और श्रेष्ठ राष्ट्रीय चरित्र का विकास करता है। लावेल ने कहा है कि अंत में वही सरकार सर्वश्रेष्ठ है जो मनुष्य की नैतिकता, उद्योग, साहस, आत्मबोध व पवित्रता को दृढ़ बनाए, क्योंकि प्रजा